एक म्यूटेंट जोक को जिंदा निगलने के लिए मैंने अपनी नई खरीदी हुई कैडिलैक कार बेचने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। सब मुझ पर हंस रहे थे, मुझे कमजोर और बेवकूफ कह रहे थे। यहाँ तक कि मेरा पुराना रूममेट भी मुझे नीचा दिखाने के लिए नीलामी में बॉडीगार्ड्स लेकर आया था। सच सिर्फ मुझे पता था। 3 दिनों में धरती पर एक रहस्यमयी ऑरोरा यानी रोशनी की लहर छाने वाली थी। इंसानों के लिए विकास का आखिरी मौका। आप जो भी जानवर खाते उसी के हिसाब से आपको जानवर जैसी शक्तियां मिलती। पिछले जन्म में मेरी कमजोरी की वजह से मैं जानवरों का शिकार बन गया था। इस जन्म में मैं एक डिवायर सिस्टम से जुड़ गया था। मैं जिस जीव को खाता उसका जेनेटिक सीक्वेंस जितना मजबूत होता, मुझे मिलने वाला सीक्वेंस भी उतना ही मजबूत होता और ये सीक्वेंस आपस में मिलकर और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकते थे। नीलामी में मौजूद वो म्यूटेंट जोक डार्क टर्मोइल के बाद एक भयानक राक्षस में बदलने वाली थी। वो दूर से ही जीवित प्राणियों का खून चूस कर अपने घाव भर सकती थी, जिससे वो लगभग अमर हो जाती। उसने अकेले ही ड्रैगन किंगडम के एक बड़े हिस्से को अपंग बना दिया था। साफ था कि उस म्यूटेंट जोक का जेनेटिक सीक्वेंस कमजोर नहीं था, फिर भी भीड़ ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। किसी ने 50,000 युआन की शुरुआती बोली भी नहीं लगाई। 60,000। मैंने अचानक अपना पैडल उठाया और बोली लगाई, क्योंकि मैं उस जीव को खरीदना चाहता था। मेरे बोलते ही वहां सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि मंच पर मौजूद नीलाम करता भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। अनगिनत नजरें एक साथ मेरी ओर मुड़ गईं। अरे बाप रे, ये बेवकूफ कौन है? ये कौन है? एक जोक के लिए 60,000? म्यूटेंट जोक की भी इतनी कीमत नहीं होती, भले ही वो सोने की बनी हो। मैंने सुना है कि जोक वाली शराब मर्दानगी के लिए अच्छी होती है। क्या ये लड़का इतना कमजोर है? मैंने उन फुसफुसाहटों पर ध्यान नहीं दिया। हंस लो, मैंने सोचा। डार्क टर्मोइल के बाद हंसने का बहुत मौका मिलेगा। किसी और की बोली न लगने पर नीलाम करता अपनी हैरानी से बाहर आया और हथौड़ा पटकने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। 65,000। मैंने आवाज की दिशा में देखा और तुरंत मेरी भौहें तन गई। वो चेंग जे था, मेरा पुराना रूममेट। वो दूसरों को उकसाकर मुझे परेशान करता था, अनाथ होने का मजाक उड़ाता था और मुझे ग्रुप का काला भेड़िया कहता था। आखिरकार उसने मुझे आयरन स्टोन डॉर्मिटरी से बाहर निकलवा दिया। बस इंतजार करो, मैंने सोचा और गुस्से में कुछ करने की इच्छा को दबा लिया। डार्क टर्मोइल के दौर से गुजरने के बाद मैं अब वो इंसान नहीं रहा जो हैंगजिंग में था। ये कमीना अभी मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है और मैं अभी तुरंत बदला भी नहीं ले सकता। आखिरकार डार्क टर्मोइल अभी शुरू नहीं हुआ है। आखिरकार हम अभी भी कानून के शासन वाले समाज में रहते हैं। कुछ ही दिनों में उसमें बहुत घमंड आ गया है। एक बेकार म्यूटेंट लीच के लिए 80,000? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? चेन जे पैर पर पैर रखकर बैठा था। लापरवाही से अपनी कलाई पर बंधी पाटिक फिलिप घड़ी दिखाते हुए उसने तिरस्कार भरी मुस्कान दी। मैंने दांत भींचे, खुद को शांत किया, फिर बोला 80,000, 90,000। मैंने चेन जे को गुस्से भरी नजरों से देखा। उसने बस कंधे उचका दिए। मेरे पास पैसा है और मैं बस तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूँ, इससे कोई दिक्कत है? मैं चुप रहा, हालांकि मेरी आंखों में गुस्सा और बढ़ गया। एक बार जब डार्क टर्मोइल शुरू हो जाएगा और मौजूदा सिस्टम ढह जाएगा तो ये सारा पैसा बेकार कागज के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। तुम अभी मुझे परेशान कर रहे हो। अगर हिम्मत है तो तबाही शुरू होने के बाद फिर से आमना सामना करते हैं। खुद को संभालने के बाद मैंने बोली लगाना जारी रखा। आखिरकार मैंने 1,30,000 में वो म्यूटेंट लीच खरीद ली, अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा खर्च करके। कितना बेवकूफ है। एक घटिया लीच पर 1,30,000? क्या उस पैसे से कोई मछली नहीं खरीदी जा सकती थी? उसने ये घिनौनी चीज खरीदी है। कहीं वो इसे खाने की योजना तो नहीं बना रहा? लीच खरीदने के बाद मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैं मुड़ा और चला गया। भीड़ के ताने चांदी की सुइयों की तरह चुभ रहे थे, लेकिन मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। वे अभी जितना जोर से हंस रहे थे, डार्क टर्मोइल आने पर वे उतना ही बुरा रोएंगे। मैं अपने किराए के कमरे में वापस आया और जूते उतारे बिना ही एक पारदर्शक ग्लास का डिब्बा निकाला। उसके अंदर एक म्यूटेंट जोक थी जो सिर से पूंछ तक गहरे लाल रंग की थी। उसका बहुत मोटा शरीर तेजी से तड़प रहा था, बिल्कुल किसी विशाल लाल कीड़े की तरह। जैसे ही मैंने ढक्कन खोला, खून की एक बहुत बुरी बदबू ऊपर उठी। उस डरावनी म्यूटेंट जोक को और उसके तड़पते शरीर को देखकर मेरे रोंगटे कारी हो गए। मुझे घिन महसूस हुई। क्या मैं सच में इसे खाने वाला हूँ? हालांकि मैंने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, लेकिन जब असल में वो मौका आया तो मैं हिचकिचा गया। वो जीव बिल्कुल भी खाने लायक नहीं लग रहा था। पिछले जन्म में मेरी कमजोरी की वजह से मैं जानवरों का शिकार बन गया था। इस जन्म में मैं एक डिवायर सिस्टम से जुड़ गया था। मैं जिस जीव को खाता उसका जेनेटिक सीक्वेंस जितना मजबूत होता, मुझे मिलने वाला सीक्वेंस भी उतना ही मजबूत होता और ये सीक्वेंस आपस में मिलकर और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकते थे। मैं आखिरकार हिचकिचा क्यों रहा था? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और ग्लास के डिब्बे में हाथ डालकर म्यूटेंट हॉर्स एम्परर को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो जीव जोर जोर से छटपटाने लगा। कीचड़ में फंसी ईल मछली की तरह फिसलने वाला, और न केवल मेरी पकड़ से छूट गया बल्कि मेरी उंगली पर जोरदार काट भी काट लिया। उसने सचमुच मांस का एक बड़ा टुकड़ा नोच लिया। ताजा खून की महक पाकर म्यूटेंट हॉर्स एम्परर बेकाबू हो गया और लगातार लोटने पोटने लगा। मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा। ताकतवर बनने की चाहत में क्या बुराई थी? अचानक हिम्मत जुटाकर मैंने कांच का डिब्बा उठाया और उसके अंदर की चीज को सीधे अपने मुंह में डाल लिया। मैंने उसका स्वाद चखने की हिम्मत नहीं की, मैंने बस उस हॉर्स एम्परर को पूरा निगल लिया। बधाई हो होस्ट, म्यूटेंट हॉर्स एम्परर को सफलतापूर्वक खा लिया गया है। जेनेटिक सीक्वेंस निकाल लिया गया है। नाम फेंगयुआन, लेवल डेटा एरर, जेनेटिक सीक्वेंस आईडी 9864, गुण रीजेनरेशन और ब्लड एब्जॉर्प्शन।
खून सोखकर घाव भरना, मेरी उंगली में झुनझुनी और सुन्नपन का एहसास होने लगा। मैंने नीचे देखा और पाया कि उस बुरी तरह कटे फटे घाव से, जहां से मांस नोच लिया गया था, अनगिनत गहरे लाल रंग के रेशे निकल रहे थे। वे धीरे धीरे घाव के चारों ओर लिपट गए और आपस में जुड़कर नया मांस बनाने लगे। अंगों का फिर से उगना। मैंने सचमुच उस म्यूटेंट हॉर्स एम्परर से जेनेटिक गुण हासिल कर लिए थे। इसके अलावा मुझे अपने शरीर में जबरदस्त ताकत का एहसास हुआ। मुझमें असीम शक्ति आ गई थी। मैं पूरे कद के आईने के सामने खड़ा हुआ और अपनी परछाई को देखकर फिर से हैरान रह गया। मेरी लंबाई लगभग 1.7 मीटर से बढ़कर 1.89 मीटर हो गई थी और मेरा पहले का दुबला पतला शरीर अब एक विशाल मस्कुलर शरीर में बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि जेनेटिक सीक्वेंस के साथ साथ मेरा शारीरिक शरीर भी मजबूत हो गया है। मैं बहुत ताकतवर महसूस कर रहा था, इतना कि एक ही घूसे में सांड को मार सकता था। और तो और मेरे काले बाल लंबे गहरे लाल रंग के बालों में बदल गए थे। मेरी हथेली के बीच में एक मुंह भी बन गया था, एक गहरी गुहा जिसके चारों ओर दर्जनों छोटे रेजर जैसे तेज दांत थे, बिल्कुल म्यूटेंट हॉर्स एम्परर के मुंह की तरह। पहली नजर में ये अजीब लग रहा था, हालांकि शायद मैं इस हथेली वाले मुंह का इस्तेमाल अपने दुश्मनों का खून चूसने के लिए कर सकता था। फिर भी जब मैंने अपनी परछाई को देखा तो मुझे झुंझलाहट महसूस हुई। डार्क टर्मोइल अभी शुरू भी नहीं हुआ था और मैं इस डरावने रूप में बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा। लेकिन जैसे ही ये ख्याल मेरे मन में आया, मेरे लंबे गहरे लाल बाल अपनी सामान्य अवस्था में लौट आए और मेरी हथेली की अजीब ऊर्जा गायब हो गई। हालांकि मेरे शरीर की सुगठित मांसपेशियां वैसी ही रहीं। ये अच्छा ही हुआ, मुझे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। डार्क टर्मोइल शुरू हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे। मेरे पास अभी भी निगरने के 2 मौके बाकी थे। मुझे आगे बढ़ते रहना था। मेरी यादों में एक एकांतवासी अमीर आदमी के पास एक दुर्लभ इलेक्ट्रिक ईल जीव था जो निगलने के लिए एक बेहतरीन शिकार हो सकता था। मुझे याद है कि डार्क टर्मोइल शुरू होने के बाद वो दुर्लभ ईल एक भयानक बिजली छोड़ने वाले जीव में बदल गई थी। अगर मैं उसे निगल लेता तो उससे होने वाले जेनेटिक सीक्वेंस के बदलाव से शायद और भी बड़ी क्षमताएं मिलती। हालांकि मेरी मौजूदा स्थिति को देखते हुए उस एकांतवासी अमीर आदमी से मिलना साफ तौर पर नामुमकिन था। मुझे कोई दूसरा तरीका खोजना होगा। उनकी एक बेटी थी लियू रुयान, जो किंगबे यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और वहाँ की सबसे खूबसूरत छात्रा मानी जाती थी। पिछले जन्म में वो इलेक्ट्रिक ईल अचानक बेकाबू हो गई थी, जिससे उस अमीर आदमी के पूरे परिवार की दुखद मौत हो गई थी। ये घटना खबरों में भी आई थी, इसीलिए मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी थी। समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। मैंने तुरंत कुछ करने का फैसला किया। मैंने खुद को ठीक ठाक किया और सीधे स्कूल की ओर चल पड़ा। मैं पिछले गेट से थोड़ी दूर एक सुनसान पार्क में पहुंचा। उस अमीर आदमी की बेटी लियू रुयान बहुत सादगी भरी जिंदगी जीती थी। अपनी अमीर विरासत वाली पहचान छिपाने के लिए वो स्कूल के बाद कार में बैठने से पहले इस पार्क में टहलने आती थी। पार्क में पहुंचते ही मैंने पास खड़ी एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखा। उसने एक स्टाइलिश बैंगनी मिनी स्कर्ट पहनी थी। उसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और उसके नैन नक्शे बहुत सुंदर थे। वो किसी ऐसी परी जैसी लग रही थी जिसका दुनियादारी से कोई लेने देना ना हो, और उसके आसपास एक ऐसा आभा मंडल था जो अजनबियों को दूर रखता था। पिछले जन्म में मैं इतनी खूबसूरत लड़की की आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाता, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। तभी दूर से एक रोल्स रॉयस आई और लियू रुयान के सामने रुकी। 3 बॉडीगार्ड्स बाहर निकले और सम्मान के साथ उसके लिए दरवाजा खोला। जैसे ही वो अंदर बैठकर जाने वाली थी, आखिरकार मैं कोने से बाहर निकला। मुस्कुराते हुए मैंने उनकी हैरान नजरों के बीच शांति से कहा, किडनैपिंग। लियू रुयान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो कोई भी चीज उसकी भावनाओं को हिला ना सके। लेकिन तीनों बॉडीगार्ड्स की कहानी अलग थी। वो लियू रुयान के लिए तैनात प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स को एक कड़े स्क्रीनिंग प्रोसेस से चुना गया था। एक साथ कई विरोधियों का सामना करना उनके लिए आम बात थी। मुख्य बॉडीगार्ड ने अपनी कमर से टेलीस्कोपिक बैटन निकाला और आक्रामक अंदाज में मेरी ओर बढ़ा। मेरा इरादा बातें करने का नहीं था। अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल किए बिना ही मैंने बस एक पंच मारा। बॉडीगार्ड का चेहरा दर्द से ऐंठ गया और इससे पहले कि वो चीख भी पाता, वो 5 मीटर पीछे जा गिरा। लियू रुयान के बेअसर चेहरे पर आखिरकार असली हैरानी की एक झलक दिखी। हमला करने के लिए तैयार खड़े बाकी 2 बॉडीगार्ड्स ये नजारा देखकर हैरान रह गए। एक ही घूंसे में एक आदमी को 5 मीटर दूर फेंक दिया था। क्या ये आदमी इंसान भी है? नौकरी छोड़ने से पहले वे बेहतरीन सैनिक थे, सबसे अच्छे में से एक। फिर भी उनमें से एक को एक ही बार में गिरा दिया गया। क्या मेरी ताकत सच में इतनी ज्यादा है? मैं खुद भी थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया। फिर मैं रोल्स रॉयस के पास गया और उसे एक हल्की सी लात मारी। एक भारी आवाज के साथ वो लग्जरी कार 3 मीटर दूर जा गिरी। लियू रुयान हैरान लग रही थी, जबकि दोनों बॉडीगार्ड्स इतने डर गए थे कि जमीन पर गिर पड़े। बॉडीगार्ड्स को नजरअंदाज करते हुए मैं सीधे लियू रुयान के पास गया। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उसने भौएं सिकोड़ी, एक कदम पीछे हटी और पूछा, क्या तुम्हें पैसे चाहिए या मेरा शरीर? घबराहट के बावजूद उसने खुद को संभाले रखा। ऐसा संयम बहुत कम लोग ही रख पाते हैं। वो वास्तव में तियान परिवार की वारिस कहलाने के लायक थी। जहां तक पैसे या उसके शरीर की बात है, लियू रुयान का फिगर जबरदस्त था और वो बेहद खूबसूरत थी। उसका अलग थलग शाही अंदाज उसे पाने की एक आदिम इच्छा जगाता था। फिर भी उन सब के मुकाबले मुझे उस दुर्लभ इलेक्ट्रिक ईल की ज्यादा परवाह थी। अभी मेरा एकमात्र उद्देश्य और ताकतवर बनना था।
बाकी सब बातें मामूली थी। साफ शब्दों में कहा जाए तो डार्क टर्मोइल के बाद सिर्फ ताकत मायने रखती थी। ताकत हो तो कोई भी अपनी पसंद की औरत पा सकता है। अपने पिता लियू तियानशिंग को बुलाओ, उनसे कहो कि वे अपने कलेक्शन में रखी वो दुर्लभ इलेक्ट्रिक ईल ले आए। हम अदला बदली करेंगे, उस जीव के बदले तुम्हें। लियू रुयान की भौएं कस गईं। उसे हालात समझने में मुश्किल हो रही थी। मुझे उसकी पहचान और उसके पिता का नाम पता था। साथ ही मेरे लहजे से लग रहा था कि मैं उसे पैसे या हवस के लिए नहीं बल्कि उस दुर्लभ इलेक्ट्रिक ईल के लिए अगवा कर रहा था जिसे उसके पिता ने खास जरियों से हासिल किया था। मुझे उसके बारे में कैसे पता चला? और फिर मैं साफ तौर पर इतना युवा, फिर भी लड़ने की इतनी जबरदस्त काबिलियत। लियू रुयान के मन में हजारों सवाल थे, लेकिन वो अपनी मुश्किल स्थिति समझ गई थी। उसने सिर हिलाया, अपना फोन निकाला और लियू तियानशिंग को फोन करके संक्षेप में हालात और मेरी मांगे बता दी। उसी समय तियानशिंग ग्रुप के कॉन्फ्रेंस रूम में सख्त मिजाज वाले एक अधेड़ उम्र के आदमी ने फोन उठाया। खबर सुनते ही वो सतर्क हो गया और तुरंत मीटिंग रोक दी। वो अपने सेक्रेटरी के साथ जल्दी से वहां से निकल गया। क्या हुआ? लॉन्ग सिटी में किसी ने उसकी बेटी को किडनैप करने की हिम्मत की थी। उसने सेना को सूचना देने और मदद के लिए और सैनिक बुलाने का आदेश दिया। साथ ही किसी भी इमरजेंसी के लिए शहर की सबसे अच्छी मेडिकल टीम को भी बुला लिया। ये इंतजाम करने के बाद लियू तियानशिंग ने अपने ड्राइवर से उसे घर ले जाने को कहा ताकि वो उस दुर्लभ सैवेज फिश को ला सके। तियानशिंग ग्रुप लॉन्ग सिटी की मुख्य कंपनी थी जिसके कई क्षेत्रों में कारोबार थे और सेना के साथ गहरे संबंध थे। उन्हें शहर की सबसे बड़ी ताकत कहना गलत नहीं होगा। लियू तियानशिंग ये सोच भी नहीं पा रहा था कि किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो उसकी प्यारी बेटी का इस्तेमाल करके उसे धमकाए। मैंने वैसा ही कहा था जैसा तुमने कहा था। मेरे पिता आधे घंटे में यहाँ आ जाएंगे। लियू रुयान ने अपना फोन रखा और मेरी तरफ देखा। उसे अभी भी शक था, क्या मैं सच में उसे सिर्फ एक सैवेज फिश के लिए किडनैप कर रहा था? मैंने सिर हिलाया और थोड़ी देर सोचा। फिर मैंने अचानक कहा, 2 दिनों में धरती पर एक अरोरा छा जाएगी। ग्रह पर हर जीव एक भयानक जानवर में बदल जाएगा और दुनिया की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो वो सैवेज फिश भी बदल जाएगी और तुम्हारे पूरे परिवार का बहुत बुरा अंत होगा। लियू रुयान चुप रही, बस मुझे ध्यान से देखती रही। मानो या ना मानो, मैं ये मछली बिना किसी वजह से नहीं ले रहा हूँ। इसके बदले मैं तुम्हें ये पहले से चेतावनी दे रहा हूँ। हालात को देखते हुए मैं आसानी से न सिर्फ मछली बल्कि लियू रुयान का शरीर भी ले सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। डार्क टर्मोइल से गुजरने के बाद भी मैं अपनी इंसानियत नहीं भूला था। मुझ में अभी भी बुनियादी नैतिकता बची थी। ताकतवर बनने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं था कि ऐसा करूं। तुम्हारी बात पर यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लियू रुयान ने सिर हिलाया। मैं उसकी प्रतिक्रिया समझ गया। फिर मैंने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली जमीन पर रखी और मुक्के से उस पर जोरदार प्रहार किया। उंगली कुचलकर खून से लथपथ हो गई थी। ये एक पागलपंती भरी हरकत थी, लेकिन मेरे मजबूत शरीर की वजह से मुझे लगभग कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। जल्द ही खून की धार बहने लगी और उंगली वापस अपनी असली हालत में आ गई। दूर से देख रहे 2 बॉडीगार्ड्स के रोंगटे खड़े हो गए। वे घुटनों को पकड़कर जमीन पर बैठ गए और निराशा में हांफने लगे। उनके बेहतरीन मिलिट्री वेटरन होने की बात तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ तो गॉड ऑफ वॉर भी नहीं टिक पाता। लियू रुयान भी उतनी ही हैरान थी। वो न सिर्फ हालात को देखकर बल्कि मुझे देखकर भी चौंक गई थी। वो सोचने लगी कि मैंने पहले क्या कहा था। तुम्हारे लियू परिवार का बिजनेस एम्पायर पूरे ड्रैगन सिटी में फैला हुआ है। जब से डार्क टर्मोइल आया है, हर तरह की चीजों की कमी हो गई है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो मेरे साथ आ सकती हो। मैं तुम्हें जिंदा रहने का रास्ता दिखा सकता हूँ। उसके चेहरे के भाव बदलते देख मैंने आगे कहा, स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स की भी बुनियादी जरूरतें होती हैं, खाना पीना और मलमूत्र त्यागना, और मैं भी इससे अलग नहीं हूँ। इसके अलावा कोई इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो अकेले भीड़ से नहीं लड़ सकता। साथियों का साथ होना जरूरी है। लियू परिवार निश्चित रूप से बेहतरीन साथी साबित होगा। मैं समझ गई। मैं अपने पिता से इस बारे में बात करूंगी। थोड़ी देर सोचने के बाद लियू रुयान ने ऊपर देखा और गंभीरता से कहा। तभी दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी और बख्तरबंद गाड़ियों का एक काफिला हमारे सामने आकर रुका। एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला जिसके साथ असली गोलियों से लैस मिलिट्री के जवान थे। बुरी तरह क्षतिग्रस्त रोल्स रॉयस को देखकर लियू तियानशिंग का दिल बैठ गया, लेकिन लियू रुयान को पूरी तरह सुरक्षित देखकर उसने राहत की सांस ली। बॉस लियू, आप वो चीज लाए हैं ना जो मैंने मांगी थी। मैंने बिना किसी चिंता के भारी हथियारों से लैस सैनिकों को देखा और लियू तियानशिंग को देखकर मुस्कुराया। लियू तियानशिंग हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी को किडनैप करने वाला महज एक नौजवान होगा। ये रही वो चीज जो तुम्हें चाहिए थी। लियू तियानशिंग एक ब्रीफ केस लेकर आया और उसने खुद मुझे वो थमा दिया। मैंने केस लिया और उसे खोला। अंदर एक सैवेज इलेक्ट्रिक ईल थी, पूरी तरह नीली, और उससे मछली जैसी तेज बदबू आ रही थी। बिना एक भी शब्द कहे मैंने ईल उठाई और तुरंत उसका एक टुकड़ा खा लिया। लियू तियानशिंग हैरान रह गया। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? सेना के लोग भी उतने ही हैरान थे। क्या उनका सामना किसी पागल से हो गया था? कड़क चटाक। जैसे ही मैंने ईल को काटा, मैं जोर जोर से तड़पने लगा। हालांकि शारीरिक रूप से मजबूत होने के कारण मुझ पर कोई असर नहीं हुआ और मैं उसे खाता रहा जैसे कुछ न हुआ हो। उसे पूरी तरह खाने के लिए मैंने उसकी खाल भी नहीं छोड़ी। लियू तियानशिंग के मुंह से हैरानी भरी आवाज निकली। ये आदमी तो बिल्कुल जंगली था। इस दुर्लभ इलेक्ट्रिक सैवेज ईल से निकलने वाला करंट इतना तेज था
कि एक मध्यम आकार के गार्ड डॉग की जान ले सकता था। आखिर वो इसे कैसे सह रहा था? सिस्टम नोटिफिकेशन। होस्ट को दुर्लभ इलेक्ट्रिक सैवेज ईल को सफलतापूर्वक खाने के लिए बधाई हो। जीन सीक्वेंस निकालना सफल रहा। नाम फैंग युआन, रैंक म्यूटेंट क्लास। जीन सीक्वेंस नंबर 9823, क्रिम्सन लाइटनिंग आर्मामेंट। इसमें खोए हुए अंगों को फिर से उगाने की क्षमता है और ये खून को सोखकर बिजली से भरी सख्त खून की परत बना सकता है। मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई और मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया। मेरे छोटे काले बाल तुरंत लंबे गहरे लाल बालों में बदल गए। मेरी आंखों की पुतलियां भी गहरे लाल रंग की हो गई। हालांकि उस लाल रंग के बीच बिजली की लकीरें चमक रही थी। उसी समय मेरे बाएं कंधे से एक खूंखार सैवेज फिश का सिर निकला, जिसके चारों ओर बिजली की लपटें थी। मैंने अपनी तर्जनी उंगली आगे बढ़ाई, उसकी नोक पर एक खून का गोला बनाया और फिर उसे विस्फोट कर दिया। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। जैसे ही खून का गोला सेना के लोगों को छुआ, वे बेहोश होकर गिर पड़े। उनके शरीर में बिजली का तेज झटका दौड़ा था। मदद के लिए आई सेना की एक बड़ी भीड़ जमीन पर पड़ी थी। फिर भी लियू रुयान और लियू तियानशेंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मैंने उस महिला और उसके साथी को देखा और फिर चुपचाप गायब हो गया। पार्क से निकलते हुए मैंने सोचा कि अगला शिकार किसे बनाया जाए। सुबह होने तक डार्क टर्मॉइल शुरू होने में एक दिन से भी कम समय बचा था। मेरे पास खाने और विकसित होने का आखिरी मौका था और मुझे ये सब तबाही शुरू होने से पहले ही पूरा करना था। तभी मुझे लॉन्गशी जू में रखे एक अनोखे ईगल की याद आई। एक ऐसा जीव जिसके पंख लोहे जितने सख्त थे और जिसकी चीख कान फाड़ देने वाली थी। उसे खास शिकार करने के लिए पाला गया था और अपनी अनोखी खासियत की वजह से ब्लू स्टार पर वो अपनी तरह का एकमात्र जीव था। मेरे पास पहले से ही ब्लड आर्मर और बिजली की शक्ति थी, बस उड़ने की काबिलियत की कमी थी। हालांकि लक्ष्य तय होने के बावजूद एक इंसान के तौर पर मुझे आराम की जरूरत थी। आज रात मैंने इतनी हलचल मचा दी थी कि लॉन्गशी में शायद हड़कंप मच गया होगा। मैंने सोचा कि रात भर आराम करूंगा और सुबह निकलूंगा। मुझे नहीं पता था कि रात की घटनाओं को पास के सर्विलेंस कैमरों ने पूरी तरह से रिकॉर्ड कर लिया था और इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर तुरंत चर्चा शुरू हो गई। यहाँ तक कि इंटरनेशनल साइट्स पर भी ये फुटेज तेजी से फैलने लगा। इसके अलावा ब्लू स्टार के विभिन्न हिस्सों में रहस्यमयी चोटों की घटनाएं सामने आने लगी, जिससे तरह तरह की अटकलें लगने लगी। क्या ये सच है? क्या ये एआई है? कोई सुपर हीरो असल जिंदगी में आ गया है? ये तो पागलपन है। इस सुपरमैन जैसे किरदार के साथ साथ दुनिया भर में मॉन्स्टर्स भी दिखाई देने लगे थे। आखिर दुनिया में हो क्या रहा है? इंटरनेट पर गर्मा गर्मी बहस छिड़ गई। धीरे धीरे घबराहट फैलने लगी। जल्द ही विशेषज्ञ सामने आए और लोगों को शांत करने और डर को कम करने की कोशिश की। फिर भी हालात और बिगड़ते गए। एक वेस्टर्न स्टाइल विला के अंदर लियू तियानशेंग गंभीर और उलझन भरे चेहरे के साथ न्यूज रिपोर्ट देख रहे थे। पापा, लगता है वो हमसे झूठ नहीं बोल रहा था। डार्क टर्मॉइल सच है। उसके मुताबिक हमारे पास एक दिन से भी कम समय बचा है, लियू रुयान ने धीमी और गंभीर आवाज में कहा। लियू तियानशेंग ने बिना किसी भाव के सिर हिलाया। शुरू में उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ था। उन्हें लगा था कि मेरा दिमाग ठीक नहीं है। डार्क टर्मॉइल, म्यूटेटेड बीस्ट्स, क्या ये बातें और कहानियां सिर्फ दुनिया खत्म होने वाली फिल्मों में ही नहीं होती थीं? फिर भी ये अजीब घटनाएं उनकी आंखों के सामने हो रही थीं। उनके पास यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तुम अभी घर पर ही रहो। मैं उठकर बैठ गया। अब और खाने पीने का समय हो गया था। जल्दी से हाथ मुंह धोने के बाद मैंने लॉन्गशी नंबर 1 जू के लिए टैक्सी ली। वहां पहुंचकर और किराया देने के बाद जब मैं बाहर निकला तो देखा कि जू में अफरा तफरी मची हुई थी। अनगिनत लोग डर के मारे बाहर निकलने के रास्ते की तरफ भाग रहे थे। साफ था कि ये खबर फैल चुकी थी कि एक मॉन्स्टर आ गया है। किसी के लिए भी एक डरावनी बात थी। बिना हिचकिचाए मैं भीड़ को चीरता हुआ सीधे जू की ओर बढ़ गया। अपनी याददाश्त के सहारे मैं उस बाड़े तक पहुंचा जहां वो खास बाज रखा गया। मैं वहां थोड़ी देर के लिए हैरान खड़ा रहा। उस बाज में म्यूटेशन हुआ था। उसके काले पंख रेजर की तरह तेज धार वाले थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसमें सिर्फ आंशिक म्यूटेशन हुआ है। वो एक बीज की अवस्था में अटका हुआ था। उस पल वो बाज अपनी तेज चोंच से ट्यालिंग लॉन्गजी पर जोर जोर से प्रहार कर रहा था। एक जोरदार कड़क की आवाज के साथ लोहे का कवच टूट गया और उसमें एक बड़ा छेद हो गया। एक तीखी चीख निकालते हुए बाज उस छेद से बाहर निकला और सीधे मुझ पर झपटा। मुझे उसकी हरकतें धीमी और बहुत साफ दिखाई दे रही थी। पलक झपकते ही मैंने एक हाथ से बाज की गर्दन पकड़ ली। एक मामूली से आधे म्यूटेटेड जानवर की मुझ पर हमला करने की हिम्मत। बिना देर किए मैंने अपनी हथेली में ऊर्जा जमा की और उस जीव को फाड़ना शुरू कर दिया। बाज दर्द से दहाड़ उठा। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और मुझ पर बेतहाशा वार किए। मेरा हाथ तुरंत जख्मों से भर गया, लेकिन अनगिनत लाल रेशे तेजी से निकले और मांस को वापस जोड़ दिया। अपने हमलों को नाकाम होते देखकर बाज ने एक तीखी चीख मारी जिससे मेरे कान के पर्दे फट गए। हालांकि वे भी उन रेशों से तुरंत ठीक हो गए। ठीक है, फिर मुझ में गुस्सा भर गया। मेरे लाल बाल हवा में लहराने लगे और एक सैवेज फिश का डरावना नुकीला सिर प्रकट हुआ, जिसने अपने जबड़ों से बाज पर झपट्टा मारा। बाज के पंख ढीले पड़ गए। उसकी जान निकल गई। मैंने तुरंत उसे खाना शुरू कर दिया। कड़क। उसका स्वाद चिकन जैसा था। बस एक ही दिक्कत थी, पंख जो ब्लेड की तरह सख्त और तेज थे। फिर भी जेनेटिक एक्सट्रैक्शन सफल बनाने के लिए मैंने उन्हें साबुत निगल लिया। सिस्टम सूचना, होस्ट ने सफलतापूर्वक आधे म्यूटेटेड बाज को खा लिया है।
जेनेटिक सीक्वेंस एक्सट्रैक्शन पूरा हुआ। जेनेटिक सीक्वेंस नंबर 9766। 3 तरह की खूबियां मिलना, अंगों का दोबारा उगना, पंख निकलना और बिजली छोड़ना, अतिरिक्त क्षमताएं, पंखों से काटने वाले हमले और होस्ट को मजबूत करने के लिए खून सोखना। बस एक सोच के साथ मेरी पीठ से 6 मीटर चौड़े काले पंखों का एक जोड़ा निकल आया। जैसे ही उन्होंने हवा में फड़फड़ाहट की, मैं रॉकेट की तरह आसमान में उड़ गया। उड़ने का एहसास जबरदस्त था। मैं मुस्कुराया और तभी मैंने देखा कि आसपास खड़े लोग मुझे हैरानी से चुपचाप देख रहे थे। मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। म्यूटेटेड जानवरों के आने के साथ स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स का सामने आना बस समय की बात थी। दुनिया की व्यवस्था के ढहने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। मेरी पहचान जाहिर होती है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने तीनों डिवोर वाले मौके इस्तेमाल कर लिए थे, इसलिए अगर मुझे और निगलना है तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी ताकत बढ़ानी होगी। अच्छी बात यह थी कि वो बाज सिर्फ एक सेमी म्यूटेंट था, वरना शायद मैं उसे निगल ही नहीं पाता। असल में पूरी तरह से म्यूटेटेड जानवर को निगलने से इन दुर्लभ जानवरों के मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली जेनेटिक मटेरियल मिलता है। अफसोस की बात यह है कि अभी मैं सिर्फ आम जानवरों, पौधों और कीड़ों को ही खा सकता हूँ। मैं अभी म्यूटेटेड जानवरों को नहीं निगल सकता। तभी मेरे पेट से जोर से गुड़गुड़ाहट की आवाज आई। घबराहट में भागती भीड़ को नीचे देखकर मेरी आंखें चमक उठी। मैं बस थूक निगलने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। एक जबरदस्त आदिम भूख ने मेरी आत्मा को झंझोड़ दिया। एक अचानक पागलपन भरी इच्छा कि किसी इंसान को फाड़ कर खा जाऊं। यह स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स होने का एक साइड इफेक्ट है। थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे समझ आया। स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स इंसान और जानवर के जीन्स के म्यूटेशन और फ्यूजन से पैदा होते हैं। उनमें मौजूद जानवरों के डीएनए की वजह से कई वॉरियर्स में अजीब आदतें विकसित हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर हाउंड के डीएनए वाले वॉरियर को मल खाने की इच्छा हो सकती है, जबकि मुर्गे के डीएनए वाले वॉरियर को कीड़े मकोड़े खाना पसंद हो सकता है। अगर एक जानवर का जीन ऐसा कर सकता है तो सोचिए 3 जीन्स के एक साथ मिलने का क्या असर होगा। मुझे वजह समझ आ गई थी, लेकिन इंसानों को खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने नजरें हटा ली, उस इच्छा को दबाया, अपने पंख फैलाए और तेजी से वहां से उड़ गया। जल्द ही मैं एक बड़े सुपरमार्केट पहुंचा जहां लोग जरूरी सामान जमा कर रहे थे। मेरे वहां पहुंचते ही सब हैरान रह गए। अरे बाप रे, कोई मॉन्स्टर घुस आया है, किसी ने चिल्लाकर कहा। लोगों ने अपना सामान गिरा दिया और पागलों की तरह बाहर निकलने के दरवाजों की ओर भागने लगे। उनकी परवाह किए बिना मैं सीधे ताजे मीट वाले सेक्शन में गया। खून से लथपथ बीफ का एक टुकड़ा उठाया और उसे चबाने लगा। मेरे चेहरे पर परम आनंद का भाव छा गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कच्चा मांस इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्योंकि मुझे पैसे नहीं देने थे, इसलिए मैं रुकने से पहले 5 किलोग्राम से ज्यादा बीफ खा लिया। भूख मिटने के बाद अब अपने भविष्य के रास्ते के बारे में सोचने का समय आ गया था। इस अंधेरे और उथल पुथल वाले दौर में एक अकेले इंसान की ताकत सीमित होती है। अपना खुद का गुट और बेस बनाना ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। जहां तक म्यूटेटेड जानवरों को मारकर लेवल बढ़ाने की बात है तो कोई जल्दी नहीं है। डार्क टर्मोइल अभी ऑफिशियली शुरू नहीं हुआ है। अभी जो म्यूटेटेड जानवर दिख रहे हैं वे कम लेवल के जीव हैं जिनसे बहुत कम एक्सपीरियंस मिलता है। तभी मेरा फोन बजा। ये लियू रुयान का फोन था। जैसे ही मैंने फोन उठाया, उनकी घबराई हुई आवाज सुनाई दी। फैंग युआन, यहाँ कुछ हो गया है। कुछ इंसानी शक्ल वाले राक्षस अंदर घुस आए हैं। क्या तुम आ सकते हो? बिना किसी शब्द को बर्बाद किए मैंने तुरंत अपनी पीठ पर काले पंख फैलाए और उसके बताए गए पते के अनुसार तेजी से एक फूड वेयर हाउस के पास पहुंच गया। अगर मुझे सही याद है तो ये लियू परिवार की जगहों में से एक थी। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मैं सीधे नीचे उतरा। अंदर वेयर हाउस में बहुत सारा सामान भरा हुआ था, ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड जिनकी शेल्फ लाइफ लंबी थी। सिर पर सींग वाले 2 जीव बहुत खुशी से इधर उधर देख रहे थे। बड़े भाई सच में बहुत होशियार है। अब जबकि हमने इस वेयर हाउस पर कब्जा कर लिया है तो हमें खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुअर जैसे थूंद वाले एक जीव ने हंसते हुए कहा। उसके बगल में बैल जैसे सींग वाला एक विशाल 3 मीटर लंबा ताकतवर जीव भी जोर जोर से हंस रहा था। पूरी दुनिया में राक्षस दिखाई दे रहे हैं, फिर भी हमें जानवरों में बदलने की सुपर पावर मिली है। हम चुने हुए लोग हैं जिन पर स्वर्ग की कृपा है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना।